आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो कि ये कैपेसिटर के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज करंट कह सकते हो कि इन प्रॉपर वे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक चार्ज करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज करंट कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा यहाँ पर चार्ज वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट जो टर्म है ये आपका कह सकते हो कि फ्लो के साथ रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जैसे आपने नाम सुना होगा रिवर करंट, तो रिवर करंट की अगर हम लोग बात करें तो रिवर करंट मतलब वहाँ भी करंट का कंसेप्ट आ रहा है। तो यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट का पहले मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट का मतलब ये होता है कि अगर अगर हम चार्ज की बात करें, या ऐसे सिंपल कह सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बट ये सवाल उठता है कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है ये फ्लो ऑफ चार्ज हो कैसे सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर किसी रीजन में हमको एक फ्लो दिख रहा है किसका, चार्जेस का, तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ये जो टर्म जब भी आप सुनोगे तो वहाँ आप लोग हमेशा ये विजुअलाइज करने की कोशिश करना है कि सम चार्जेस आर फ्लोइंग इन दैट रीजन, उस रीजन में कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या चार्ज फ्लो कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है और चार्ज जो है रिलेटेड है सब एलिमेंट्री पार्टिकल से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब आप कह सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स कह सकते हो। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स आप कह सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्योंकि चार्ज आप कह सकते हो कि एग्जिस्ट इंडिविजुअली नहीं करता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है और चार्ज एसोसिएटेड होता है सम एलिमेंट्री पार्टिकल से, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जिसके साथ चार्ज एसोसिएटेड होता है दो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कह सकते हो कि फ्लो है, अगर हम बहुत एटॉमिक लेवल से बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो फ्लो होता है दैट फ्लो इज कॉल्ड, मतलब एक फ्लो का कहने का मतलब आप हमेशा ध्यान रखना, फ्लो का मतलब होता है, फ्लो का एग्जैक्ट मतलब होता है ऑर्डर्ड मोशन ऑफ समथिंग, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ समथिंग। इस केस में कह सकते हो ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड मोशन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। इस तरह आप लोग कह सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कहें कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है कि फ्लो का एग्जैक्ट मतलब होता है ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, किसी रीजन में एक ऑर्डर्ड वे में अगर चार्ज पार्टिकल्स अगर चल रहे हैं या मोशन में है तो उसी मोशन को हम लोग फ्लो कहते हैं। और उस तरह के जो फ्लो है, इस तरह के फ्लो को, जिस फ्लो में कंट्रीब्यूशन किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का है, तो इस तरह के फ्लो को ही हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और कह सकते हो कि इन सिंपल वे इलेक्ट्रिक चार्ज करंट अगर आप याद रखते हो तो हमेशा आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसको आप ऐसे कंपेयर करो कि ये रिवर है और ये रिवर ऐसे अगर फ्लो करता है तो रिवर को हम लोग कहते हैं कि रिवर हैज सम करंट। रिवर के पास क्या होता है कि कुछ करंट होता है और इस करंट के डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इस करंट के डायरेक्शन को ऐसे दिखाते हैं कि एक रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर करंट। ठीक है, पॉन्ड में ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर करंट। लेकिन सोच के देखो, ये जो रिवर करंट है, इस रिवर करंट की जगह आप ऐसा काम कर सकते हो कि अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम लोगों के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कुछ इस तरह मूव कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो प्रोटॉन्स को हम लोग न्यूक्लियस से निकाल पाने में बहुत ही मतलब कह सकते हो कि मुश्किल होता है, तो ऐसे कह सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अगर ऑर्डर्ड मोशन में है तो इस ऑर्डर्ड मोशन को हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज करंट का
इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऑर्डर्ड मोशन में है, ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑर्डर्ड मोशन में है। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स आर इन ऑर्डर्ड मोशन, ठीक है। और कह सकते हो ऑर्डर्ड मोशन का मतलब क्या हो गया, फ्लो। कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लो है, इसी फ्लो को मतलब एक ही पर्टिकुलर सेंस में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे थे। इस फ्लो को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी फ्लो को हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सिंपल सा, जब भी ये टर्म आपको अगर दिख गया इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि कहीं पर अगर चार्ज पार्टिकल्स एक ऑर्डर्ड मोशन में हो, ठीक है, तो उस ऑर्डर्ड मोशन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देखते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट में वो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह के चार्ज पार्टिकल की वजह से हो सकता है। तो ये तो क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के हम लोग डिफाइन किए कन्वेंशनली, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो करेगा तब भी करंट होगा, और पॉजिटिव चार्ज का अगर फ्लो होगा, ऑर्डर्ड मोशन होगा, उसको भी हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मेनली क्या होते हैं, आयंस होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स जल्दी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये मान लो कि पॉजिटिव चार्जेज हैं, और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस अगर एक ऑर्डर्ड मोशन फ्लो कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इस तरह अगर मूव कर रहे हैं, इस तरह अगर मूव करेंगे, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनका जो मोशन है, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे कह सकते हो। तो ये किसका कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब जो ये भी कह सकते हो कि सबके सब पॉजिटिव आयंस एक ही डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दैट मीन्स जब भी आपसे इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुनने में आए, तो हमेशा ध्यान रखोगे कि उस पर्टिकुलर गिवन रीजन में चार्ज पार्टिकल्स ऑर्डर्ड मोशन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी ऑर्डर्ड मोशन को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज करंट कहते हैं, और इन सिंपल वे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जब भी हम लोग करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो उसमें नेगेटिव चार्ज का कह सकते हो कि वहां पर एक ऑर्डर्ड मोशन में होगा, या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑर्डर्ड मोशन में होगा, या ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में, अगर आप देखोगे उस पर्टिकुलर रीजन में ये भी हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज की जगह कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे ले लेते हैं, और मान लो सपोज करो कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरह ले लेते हैं, ऐसे है किसी मीडियम में, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह फ्लो कर रहे हैं, मान लो कि इस तरह चल रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं उस गिवन स्पेस में, इस तरह अगर ट्रेवल कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज इस तरह अगर ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पर भी दोनों होगा, अगर ऑर्डर्ड मोशन में होगा, तो अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस सेंस में चल रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट सेंस में चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन यहाँ पर भी एक करंट है, और ये जो करंट होगा, इस करंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ भी कुछ करंट है, और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो कि तीन पॉसिबिलिटीज है। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ तीन पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं पर अगर किसी रीजन में अगर पॉजिटिव चार्ज का ऑर्डर्ड मोशन होगा, तो इस तरह के नेगेटिव चार्ज का अगर इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली अवेलेबल होता है कंडक्टिंग मटेरियल्स में, या इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किसी मेटल से उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मतलब इजीली अवेलेबल होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स की मेनली हम लोग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर गिवन रीजन में, किसी स्पेस में अगर कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर सेंस में ऑर्डर्ड मोशन में है, तो उस रीजन में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है। करंट का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ द
कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज, और ऐसे सिंपल कह सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऑर्डर्ड मोशन में है, तो इस मोशन को भी हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के इस मोशन को, अगर चार्ज रेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट में तो कोई करंट का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल्स अगर मोशन में, ऑर्डर्ड मोशन में है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पेस में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अगर ऑर्डर्ड मोशन में होगा, तो वहां भी कर सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और उस इलेक्ट्रिक करंट में दोनों चार्ज पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन है। मतलब जो भी नेट करंट वहां एग्जिस्ट कर रहा है, टोटल करंट कुछ भी आएगा, उसमें कह सकते हो कि दोनों तरह के चार्ज पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहां की अगर बात करें तो यहां जो टोटल करंट होगा, जैसा भी स्पेस हो, तो यहां कह सकते हो कि ये जो टोटल करंट यहां जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन ओनली नेगेटिव चार्ज का है, इस तरह के करंट में कंट्रीब्यूशन ओनली पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस या केसेस आ सकते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि केस 1 ऐसा कुछ हो सकता है, केस 2 ऐसा हो सकता है, और केस 3 हम लोग का कुछ ऐसा हो सकता है। केस 3 हम लोग का कुछ ऐसा हो सकता है, केस 3 कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये केस 1, केस 2 और क्या हो गया, केस 3 कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर ये तीनों केस की बात करें तो 3 सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो इस तरह का जो फ्लो है, इस तरह का ऑर्डर्ड मोशन है चार्ज पार्टिकल्स का, हम लोगों को कहाँ मिल सकता है? तो ये मेनली मिलता है हम लोगों को एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि ऐसे, जैसे कह सकते हो कि सिंपल सा एयर में भी मिल सकता है, या कह सकते हो एक मीडियम में। अगर इस तरह अपने आप नहीं, सर्टेन किसी रीजन की वजह से अगर चार्ज इस तरह ऑर्डर्ड मोशन शो करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन मेनली जो करंट एग्जिस्ट करता है वो आप कह सकते हो किसी एक सॉलिड बॉडी में, मेनली कह सकते हो मेटल में, और मेटल इन द सेंस करने का मतलब क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल में हम लोग को क्या होता है कि करंट को सेटअप करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मेटल और यानी कह सकते हो कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो इजिली अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको मेटल के बारे में अच्छी तरह से पता है कि अगर मान लो कि कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल अगर हम लोग ले लें, तो ये अगर कंडक्टिंग मटेरियल ऐसे अगर हम लोग ले लेते हैं, ये मान लो कि एक कंडक्टर है यानी मेटल है, तो इस मेटल के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ये मेटल का स्ट्रक्चर ऐसा हम लोग ले लेते हैं, और इस मेटल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं इनसाइड द कह सकते हो मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इजीली अवेलेबल होने की वजह से इसमें करंट को सेटअप करना आसान होता है, क्योंकि देखो ये करंट अपने आप तो सेटअप नहीं होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल्स अपने आप सेटअप नहीं, मतलब ऑर्डर्ड मोशन में नहीं हो सकते हैं, ये तो हम लोग को क्लियर है। इनको ऑर्डर्ड मोशन में लाने के लिए मतलब सिंपल सा ऐसा सोच के देखो कि अगर करंट अगर हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज करंट चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ज कैरियर्स चाहिए, और चार्ज कैरियर्स मेनली कहाँ मिलता है हम लोग को, कह सकते हो कंडक्टिंग मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ इजीली चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है। सेकेंड क्या करना होगा, वी हैव टू मेक देम टू मूव इन अ ऑर्डर्ड फैशन, मतलब उन सबको किसी भी तरीके से हमको ऑर्डर्ड मोशन में लेकर आना होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर इस कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो ऐसे चल रहे हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड दिस कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं, डाइलेक्ट्रिक मतलब सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम चार्ज कैरियर्स की बात करें, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आएगा तो हम लोग चार्ज कैरियर्स की बात करेंगे, तो चार्ज कैरियर्स मेनली क्या होता है कि मेटल यानी कंडक्टिंग मटेरियल में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी वो रैंडमली इनसाइड द मटेरियल इन कह सकते हो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, यहाँ कोई ऑर्डर्ड मोशन नहीं है। अगर ऑर्डर्ड मोशन नहीं है तो अगर आपसे किसी ने कहा कि अगर ये मेटल है, चार्ज कैरियर्स भी है और चार्जेस मोशन में है, तो क्या यहाँ पर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि नहीं भाई यहाँ कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये चार्जेस तो है, मोशन भी है, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर्ड मोशन और दे आर नॉट इन द सिचुएशन ऑफ फ्लो। वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। फ्लो का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड मोशन। ऑर्डर्ड मोशन का मतलब क्या हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चार्ज पार्टिकल्स है, मोशन भी है,
बट देयर इज नो ऑर्डर्ड मोशन, और कह सकते हो देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसीलिए यहाँ पर कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कह सकते हो यहाँ पर कोई करंट नहीं है। क्योंकि देखो करंट के लिए कंडीशन क्या है कि चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है या पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो उनके साथ कंडीशन क्या होगा कि वो एक ऑर्डर्ड मोशन में होने चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए। जैसे रिवर करंट का कंसेप्ट कहाँ से आया कि रिवर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्डर्ड मोशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि ऑर्डर्ड मोशन में नहीं होते, इसलिए वहाँ कोई करंट का कंसेप्ट नहीं आता। लेकिन रिवर के केस में रिवर जब फ्लो करता है तो वहाँ रिवर करंट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये करंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट, जब भी ये टर्म सुनोगे तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये आपको एक विजुअलाइजेशन आनी चाहिए। क्या विजुअलाइजेशन आनी चाहिए कि जब भी अगर आपसे किसी ने कहा इलेक्ट्रिक करंट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले विजुअलाइजेशन क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, कि ऐसा आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स। अगर ऐसा कहीं सिचुएशन अगर दिखेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि वहां पर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक चार्ज करंट का थोड़ा सा फील आपके मन में आया होगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूं तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि अब इलेक्ट्रिक करंट हम कहाँ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होगा, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हम कहाँ सेटअप कर सकते हैं। हम लोग के पास सेटअप करने का एक टेंडेंसी था, एक कंसेप्ट था कि इस मेटल में इलेक्ट्रिक करंट हो सकता था, बट यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। क्यों इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो मोशन में है, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर्ड मोशन, इसीलिए हम लोग कहेंगे यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब सोचो हम लोग कह सकते हैं कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होता है मेटल में। तो ये जो हम लोग मटेरियल लिए हैं ये क्या है? मेटल है। तो मेटल को में अब हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि करंट को फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि किसी भी तरीके से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्डर्ड मोशन में लेके आए। ऑर्डर्ड मोशन में कैसे लेकर आओगे? क्या इनको बोल दोगे चलो ऑर्डर्ड मोशन में चलो करंट होगा? तो ऐसे नहीं कर सकते, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा ऑर्डर्ड मोशन में लाने के लिए, अब आपको देखना होगा कि इनको मोशन में या इनको मोशन में सेट करने के लिए हम लोग के पास एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है। एक ऐसा इन्फ्लुएंस ढूंढते हैं जिससे इनको हम मोशन में रख सकते हैं। तो आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल्स पर जो इन्फ्लुएंस अगर डालता है या इफेक्ट किसी का होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का, या सिंपली ऐसे कह सकते हो ऐसा डिवाइस जो इस पर इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर पाए अक्रॉस दिस कंडक्टर। क्योंकि अगर आपको इनको ऑर्डर्ड मोशन में लाना होगा दैट मीन्स इनको एक सर्टेन इन्फ्लुएंस में रखना होगा। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कहने का मतलब क्या होगा कि जो इस पर फोर्स एग्जर्ट कर पाए। तो आपको पता है कि इन पर फोर्स एग्जर्ट आप डायरेक्टली तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते हो। तो जब देख नहीं सकते हो तो इस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकते हो। तो फोर्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स वोल्टेज यानी टुवर्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स अगर हम इस कंडक्टिंग मटेरियल को पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग दे दें तब ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इस कंडक्टिंग मटेरियल में इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक कंट्रोल ला सकते हैं, इन सबको ऑर्डर्ड मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो करते क्या है कि ये जो पहला कंसेप्ट कि ऑर्डर्ड मोशन इलेक्ट्रिक करंट अब हमको सेटअप करना है। तो लॉजिकली अगर हम लोग सोचेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको पता है कि ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स को हम लोग कहते हैं करंट, और इनको ऑर्डर्ड मोशन और ये चार्ज कैरियर्स सबसे पहले चाहिए। तो हमको पता चल गया कि जो मेटल्स होते हैं इनको चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट अब हमको चाहिए कि इन सारे चार्ज कैरियर्स को एक ऑर्डर्ड मोशन में लाना है। तो इनके लिए इनको सर्टेन एक इन्फ्लुएंस देना होगा, कोई ना कोई इन पर जो इन्फ्लुएंस डालेगा वही ऑर्डर्ड मोशन में ला सकते हैं। तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनको दे दे तो वो इन पर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस डालता है, जिसकी वजह से वो एक ऑर्डर्ड मोशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टिंग मटेरियल में सेटअप कर सकते हैं। अगर इसके जगह इंसुलेटिंग मटेरियल होता तो उसमें इस तरह के चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है, तो इंसुलेटर में करंट का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो यहाँ पर आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे भी दोगे तब भी करंट का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। करंट का कंसेप्ट वही होगा जहां पर हम लोगों को चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे, वहीं पर करंट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है
कि यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो इस तरह का कुछ कंडीशंस ले लेते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाला जो भी डिवाइस है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। तो बैटरी से इसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इस तरह कुछ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये स्विच है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इनिशियली ये स्विच ओपन है, तो जैसे ही स्विच ओपन होगा तो इस कंडक्टिंग मटेरियल में कोई भी करंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मोशन में है, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर्ड मोशन। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये जो सर्किट हम लोग ले रहे हैं, इस सर्किट की अगर हम बात करें तो ये स्विच ओपन है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं है। लेकिन देखो आप करते क्या है कि इस स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है। और बैटरी के बारे में पहले आप जान लो कि बैटरी होता क्या है। तो बैटरी के पास कुछ वोल्टेज होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है। तो इस इंड का पोटेंशियल मान लो कि टोटल इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज करो कि ये 10 वोल्ट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये वाला प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, और ये 10 वोल्ट है। दैट मीन्स ये कह सकते हो कि ये प्लस 5 वोल्ट होगा और ये माइनस 5 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है 10 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये हमको नहीं पता, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा नहीं पता होगा। अगर इसको -5 लोगे तो +5 होगा, अगर इसको 0 लोगे तो ये 10 वोल्ट होगा। किसी भी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट का आना चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग को नहीं पता है, बट हम कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज हमको गिवन है 10 वोल्ट है, ठीक है। इस बैटरी के पास वोल्टेज है, और जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो आप सोच के देखो होगा क्या। जैसे ही हम लोग का सर्किट कंप्लीट होता है तो ये कह सकते हो +5 वोल्ट है, -5 वोल्ट है। और ये जो वायर है इसको कहते हैं कॉपर वायर, ये भी एक कॉपर वायर है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह है, आप ऐसे फील कर सकते हो जैसे सपोज करो कि एक बल्ब हम लोग ले लेते हैं, एक बल्ब हम लोग इस तरह ले लिए, और इस बल्ब को में ऐसे फिलामेंट है, और ये ऐसा एक सर्किट हम ले लेते हैं, इस तरह का एक सर्किट ले लेते हैं। ये पूरा यही सर्किट है। इस बल्ब की जगह ये वाला कंडक्टर है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कुछ देर बाद समझोगे, लेकिन अभी ध्यान देना कि ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम ज़्यादा होता है, जैसे बल्ब का फिलामेंट, और इस वायर का रेजिस्टेंस लगभग टेंडिंग टू 0 होता है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्विच को क्लोज करेंगे तो ये -5 वोल्ट है, ये +5 वोल्ट है, ठीक है। तो जैसे स्विच को क्लोज करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल पता है क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल -5 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा पता है, +5 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे ये -5 हुआ और ये +5 वोल्ट हो गया, तो इन दोनों के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कह सकते हो कि ये हाई पोटेंशियल पर होगा और ये इंड लो पोटेंशियल पर होगा। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जैसे स्विच को क्लोज करोगे तो एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो फील्ड है मतलब जो पोटेंशियल होता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ यहाँ सेटअप हो गया, और जैसे सेटअप हुआ तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। अभी कुछ देर के लिए फॉर सिंप्लिसिटी हम रैंडम मोशन को एज्यूम करते नहीं है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर रेस्ट में है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। लेकिन हम करंट को समझने के लिए कि कैसे करंट हम लोग का फ्लो करेगा इस पर्टिकुलर वायर में, उसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मान लेते हैं, जबकि बेसिकली ऐसा होता नहीं है। तो सोचो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रेस्ट में हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, इसके अंदर कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो कि बहुत इनॉर्मस अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कह सकते हो बहुत ही लार्ज अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉपर की बात करोगे तो इसमें 10⁻24 पर यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻24 इतने ऑर्डर में होते हैं। इतना ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब सोच सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मतलब लार्ज बिलियंस एंड बिलियंस कह सकते हो। 10⁻24 अगर लिख कर तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इनफाइनाइट नंबर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को न लेकर हम करते क्या है कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। इसमें एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, या एक इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस के टुवर्ड्स जैसे बिहेव करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह बिहेव करेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो क्या होगा कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ऐसे देखो एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर है, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो आप इस इलेक्ट्रॉन को मोशन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो।
एक तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस समझ सकते हो, और दूसरा क्या है विद द हेल्प ऑफ, या कह सकते हो विद द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट भी ला सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से सबसे पहले समझते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट पर आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो एक इलेक्ट्रॉन ले लिए फॉर सिंप्लिसिटी। अब क्या होगा, जैसे ही स्विच को हम लोगों ने क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एट द स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था, और उसने बोला था कि जो फील्ड होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसमिट होता है, या कह सकते हो ट्रेवल करता है। तो ये जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा सेटअप हो गया। तो ये लो पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल पर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम लोग समझने की, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, तो देखो हम इस सिचुएशन को कि इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद कैसे मूव करेगा, हम इसको दो आइडिया के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऑलवेज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इजिली फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लो पोटेंशियल पर है, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लो टू हाई एकदम कह सकते हो कि मूव करना शुरू कर दिया। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम से निकला होगा, तो वो एक एटम एक आयन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है एक कंडक्टिंग मटेरियल का, कि उसमें जिस ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम का पार्ट होगा, और जिस एटम से निकला होगा उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करेगा। और जैसे हमारे एक इलेक्ट्रॉन और लेते हैं, वो मतलब कह सकते हो कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकले हैं, मतलब विद इन द मटेरियल ही हैं, और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कह सकते हो कि उतने ही नंबर ऑफ आयंस होंगे। लेकिन ये जितने भी आयंस होंगे, आप कह सकते हो कि सारे के सारे आयंस क्या होता है, कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हेवियर होते हैं, जिसकी वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो ये भी ट्राई करते हैं हाई टू लो इजिली फ्लो करने का, बट इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टिंग मटेरियल मूव नहीं करते हैं। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कंपेयर टू एटम या आयंस काफ़ी कह सकते हो, काफ़ी बहुत ही कह सकते हो कि इसका मास बहुत ही कंपेयर टू बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये चलना शुरू करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन ये जो आयंस है ये चलते नहीं है, ये वहीं पर फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दिस मटेरियल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी है बट दे आर एट रेस्ट, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मास क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब सोच के देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन लो टू हाई पोटेंशियल तक गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर है, और पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या है कि हाई टू लो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इस कंडक्टिंग मटेरियल में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब सोच के देखो, जैसे ही हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस से समझ गए कि ये यहाँ से यहाँ चल के आएगा, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से समझते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम दिए हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टिंग मटेरियल में कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, और ये भी एट द स्पीड ऑफ लाइट हर पॉइंट पर सेटअप हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इनसाइड दिस कह सकते हो अरेंजमेंट क्या हो गया, सेटअप हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो स्ट्रेंथ है उसका एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को इधर होगा, डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो कह सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। देखो हम सेम सिचुएशन को कि जो इलेक्ट्रॉन है इस एंड से राइट एंड से लेफ्ट एंड, ये राइट एंड है ये लेफ्ट एंड है, तो राइट एंड से लेफ्ट एंड तक कैसे ट्रेवल कर रहा है इसको दो आइडिया से समझ रहे हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इजिली मूव करता है, और दूसरा जो हम लोग का कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा तो इनसाइड दिस मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसका डायरेक्शन होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स इधर लगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए ये इधर से इधर ट्रेवल किया, ठीक है। खैर ये दो तरीके से हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स देगा, विद द हेल्प ऑफ फोर्स ये ऐसा ट्रेवल करेगा, और विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोटेंशियल, या कह सकते हो कि इस वायर इस कंडक्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन लो से हाई इजिली फ्लो करेगा, ठीक है। अब सोचो, ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर हम बहुत सिंपल सा सिचुएशन एज्यूम करके चले हैं कि आयंस का इफेक्ट नहीं लिए हैं, बाकी और सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसके रैंडम मोशन को हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि हम लोग को पहले समझना है करंट को, उसके बाद हम रैंडम मोशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे सर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करके आ जाएगा, लेकिन यहां पहुंचने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा,
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल के आया तो इस वायर के इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो एक्चुअली देखो लो टू हाई अपने आप आ गया, लेकिन ये हाई पोटेंशियल है और ये भी हाई, ये इस पॉइंट का जो पोटेंशियल, इसका पॉइंट पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये अपने आप यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पाथ के थ्रू होते हुए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर है। इस फेनोमेनन को समझने के लिए एक एनालॉजी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनालॉजी, इसको आप समझने की कोशिश करो। सपोज करो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एक इस तरह का मैकेनिकल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और ये मैकेनिकल सिस्टम इस तरह कुछ है, मान लो इस तरह कुछ है। ये मैकेनिकल सिस्टम हम लोग का कुछ इस तरह है और एक मान लो कि आदमी ऐसे कुछ है, ठीक है। ये कर क्या रहा है कि यहाँ से अगर देखोगे तो एक बॉल को रिलीज कर रहा है और ये जो बॉल है जैसे इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये बॉल अपने आप फ्रीली यहाँ से यहाँ तक मूव करके आएगा, क्योंकि इस बॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई टू लो अपने आप फ्रीली मूव करके आएगा। एकदम सिमिलर सिचुएशन इस इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ इस फ्रीली मूव करके आया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रीली मूव करके आएगा, ठीक है, जैसे ये चल के आ रहा था। अब सोचो जैसे बॉल यहाँ आ गया तो आप कह सकते हो कि ये बॉल जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ से यहाँ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर है। तो इन द सिमिलर वे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, जैसे ये मास इसको यहाँ से कंपेयर करो, ये यहाँ से यहाँ अपने आप आ रहा, उसी तरह ये जैसे ये यहाँ से शिफ्ट किया, इन द कह सकते हो इसका एनालॉजी लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से अपने आप शिफ्ट कर गया। फिर क्या होगा, ये बॉल जैसे ये और ये पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से यहाँ अपने आप आ जाएगा, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो बैटरी के इस एंड तक आ गया, ठीक है, जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब सोचो, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है, क्या यह इलेक्ट्रॉन जब पहुँचा है तो ये बैठ के सोचेगा कि अब क्या करें, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका टेंडेंसी क्या है, इसका टेंडेंसी ये है कि ये लो टू हाई अपने आप जा सकता है। जैसे इस बॉल के साथ जो कंडीशन हो रहा है कि ये भी बैठ के सोचेगा कि अब हम यहाँ से क्या करें, क्या यहाँ तक जा सकते हैं, तो इसको टेंडेंसी क्या है, ये लो टू हाई नहीं जा सकता। जैसे हाई टू लो अपने आप आ गया, लेकिन ये बॉल यहाँ से अपने आप नहीं जा सकता। इन द सिमिलर कह सकते हो सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो हाई से लो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता है, इसके साथ ये दिक्कत है, ठीक है। तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है क्या ये इलेक्ट्रॉन जो चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है क्या यहाँ रुक जाएगा? क्योंकि जब ये जा नहीं सकता है तो यहाँ रुक सकता है। जैसे बॉल यहाँ रुक गया, हम लोग कहेंगे हाँ रुक सकता है अगर बैटरी नहीं होता तब। मान लो इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, ओपन करते तो चलता ही नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक्युमुलेट नहीं होगा, यहाँ पर आराम नहीं करेगा, यहाँ बैठेगा नहीं। जैसे बॉल यहाँ पर बैठा हुआ है उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी यहाँ बैठा हुआ था। लेकिन ये मान लो कि ये जो आदमी है, इस आदमी ने क्या किया कि इस बॉल पर एक फोर्स एक्सर्ट किया, और ये जैसे ही फोर्स एक्सर्ट किया और इस बॉल को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। ये आदमी क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये जैसा बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ तक अपने आप पहुँचा, उसी इंस्टेंट इस आदमी ने क्या किया कि इस बॉल को उठाया और उठा के यहाँ पर रख दिया। इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करा कि बॉल इस सर्कुलर पाथ में क्या करे, मूव करते रहे। इन द सिमिलर वे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये बैटरी क्या करेगा कि यहाँ से कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और यहाँ पर ला के रख देगा। इन द जैसे ये आदमी इस बॉल को उठा के यहाँ रख रहा था, क्योंकि ये जो बॉल है ये लो से हाई नहीं जा सकता, उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई टू लो नहीं जा सकता। तो ये जो बैटरी क्या करेगा, इन द सिमिलर वे ये जैसे आदमी काम कर रहा था इसको उठा के यहाँ रख देगा, ठीक है। क्योंकि इस बैटरी का काम ही यही है। जो आदमी का वहाँ काम था कि बॉल को लो टू हाई रख दिया, इन द सिमिलर वे ये जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैटरी यहाँ से यहाँ ला के रख देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, अब सोचो क्या होगा, जैसे ये बॉल यहाँ पहुँच गया तो इस बॉल के साथ क्या होगा, अब ये बॉल अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कुछ सोचना नहीं होगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जैसे पहुँचा तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुँच गया, अब ये यहाँ से इसको दिक्कत नहीं है, तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया। और जैसे ही पहुँचा इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ आ चुका है। अब क्या होगा, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा, अब कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर वही सिचुएशन क्रिएट करेगा, फिर ये लो पोटेंशियल पर आ गया हाई पोटेंशियल पर। जैसे बॉल फिर क्या होगा, ये हाई टू लो अपने आप आ जाएगा। इन द सिमिलर वे ये इलेक्ट्रॉन ये कह सकते हो लो टू हाई फिर ऐसे आएगा, और ये ऐसे क्या करेगा, कंटिन्यूअस थ्रू आउट दिस लूप क्या करेगा, सर्कुलेट करते रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, सर्कुलेट करते रहेगा,
ठीक है। अब सोचो, अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो इस सर्कुलेशन से हमको बेनिफिट क्या है? ठीक है, खैर पहले ये बताओ कि बेनिफिट के बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले आप लोग ये सोच के बताओ कि यहाँ पर करंट है कि नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं इस कंडक्टिंग मटेरियल में अब करंट है। और करंट क्यों है? करंट इसलिए है कि अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह क्या करेंगे, सर्कुलेट करना शुरू करेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्डर्ड मोशन मिल गया। और ये जो ऑर्डर्ड मोशन होगा, दिस ऑर्डर्ड मोशन को ही हम लोग फ्लो कहते हैं, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज करंट। ठीक है, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह कह सकते हो कि इसमें एक करंट सेटअप हो रहा है इस कंडक्टिंग वायर में, इस कंडक्टर में, कब? जब हम इसको एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक ऑर्डर्ड मोशन में आ रहे हैं। लेकिन जब इसका इन्फ्लुएंस नहीं था, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो ये ऑर्डर्ड मोशन में थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है ये तो पता चल गया। अब इस इलेक्ट्रिक करंट से हमको बेनिफिट क्या होता है, आखिर हम ये करंट फ्लो कराकर हमको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराने से, मतलब इन सारे चार्ज पार्टिकल्स को ऑर्डर मोशन में अगर हम लोग लेकर आते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज करंट कहते हैं, तो इससे हमको बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के अंदर, या कह सकते हो जब भी चार्ज पार्टिकल्स किसी मटेरियल के अंदर अगर वो ऑर्डर्ड मोशन में होते हैं, यानी करंट उनकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा था। करंट जब भी बोले ना, तो आपको हमेशा ध्यान में आनी चाहिए कि वहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है एक ऑर्डर्ड मोशन में है। ठीक है, या कह सकते हो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे ऑर्डर्ड मोशन में होंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट से हमको बेनिफिट क्या है? तो ये देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट हम अगर किसी इस तरह के पाथ में, क्लोज पाथ, इसको कहते हैं क्लोज पाथ, तो जब इस तरह के क्लोज पाथ की अगर हम बात करें, तो जब इस तरह का क्लोज पाथ हम लोग फॉर्म करते हैं, और इस तरह के क्लोज पाथ में जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट कराते हैं, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि इस इलेक्ट्रिक क्लोज्ड पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। ये जो क्लोज्ड पाथ जो हम टोटल का टोटल, जिसमें बैटरी है, वायर है, और ये कह सकते हैं फिलामेंट है, बल्ब का या कंडक्टिंग मटेरियल है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड पाथ। और इस क्लोज्ड पाथ का नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट का बेनिफिट क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे ही हम लोग चार्ज को एक ऑर्डर्ड मोशन में लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, प्लस एनर्जी को वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज में आप ध्यान में रखोगे हमेशा कि जब भी हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं, तो और फॉर्म करके जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उस क्लोज लूप में हम लोग मूव कराते हैं, तो उस मूवमेंट के थ्रू हम उस सर्किट के थ्रू एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी को हम लोग अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो हो क्या रहा है, तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलते, जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन के मोशन का हम यहां से देखते हैं, जैसे यहां से देखो इस बॉल के मोशन को हम यहां से देख रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को यहां से देख रहे हैं। जैसे इस बॉल के पास अभी देखोगे तो कुछ भी एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। इन द सिमिलर वे इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक है ना पोटेंशियल एनर्जी है। और किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड होगा, तो इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इस पॉइंट पर, जैसे इस बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है, उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी कोई भी एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जैसे इस आदमी ने इस बॉल को उठाकर यहाँ रखा, तो उसको एक फोर्स एग्जर्ट करना पड़ा, और इस फोर्स की वजह से उसने कुछ वर्क किया, जिसको हम लोग करें एफ डेल एक्स। फोर्स कितना होता है, एफ इंटू डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो वर्क होता है, वर्क का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इस आदमी ने इस बॉल को एनर्जी ट्रांसफर किया। ठीक है, इस बॉल को क्या कर रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जिसको हम ले लिख रहे हैं एफ डेल एक्स। ठीक है, इस इतने अमाउंट का एनर्जी दिया, और जैसे बॉल यहाँ गया तो इसके पास जो कुछ एनर्जी होगा, और वो एनर्जी कौन सा होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के पास होगा। और ये आया कहाँ से, ड्यू टू द वर्क डन बाय दिस मैन। इस आदमी ने जो काम किया उसकी वजह से इस बॉल के पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इन द सिमिलर वे, जैसे ये आदमी है उसकी जगह बैटरी है, बैटरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आने में अनेबल था, वो आ नहीं पा रहा था, तो इस बैटरी ने उसको उठा के यहाँ शिफ्ट किया। जैसे शिफ्ट किया तो ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग ये बैटरी उस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा।
ये बैटरी जो है इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा। जैसे ये आदमी इस बॉल पर वर्क किया तो इसी तरह ये बैटरी भी इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा, और जो वर्क करेगा वो सीधे आप कह सकते हो कि किस में बदल जाता है, जो वर्क करेगा इसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन था और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन पहुँच गया तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल के आ गया तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो दुखी था यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसके ऐसे मुंह बना के था क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बैटरी जिसने वर्क किया इस वर्क की वजह से इसके पास कुछ एनर्जी आ गया, और इस एनर्जी का नाम क्या देना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये काफ़ी खुश मूड में होगा क्योंकि इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एकदम इसके साथ कंपेयर करो, क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास आया, जैसे इस बॉल के पास आया, ठीक है, तो सोचो अगर हम बैटरी को थोड़ा सा देखते हैं, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का मतलब हम लोग समझते हैं, 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है पता है, इसका यूनिट देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, 10 जूल पर कूलम होता है, 10 जूल पर कूलम। इसका मतलब इस बैटरी से ये जो बैटरी हम लोग ले रहे हैं, इस बैटरी से जो बैटरी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इस बैटरी को अगर कुछ चार्ज, और ये कौन सा चार्ज, मान लो कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से पास कर रहे हैं वो 1 कूलम का चार्ज है। 1 कूलम का चार्ज यहाँ से इस बैटरी को क्रॉस कर रहा है, तो जैसे इस बैटरी को क्रॉस करेगा तो ये उस 1 कूलम को कितना एनर्जी देगा, 10 जूल। जैसे 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है आपको शायद याद होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का इलेक्ट्रॉन्स होता है, कहने का मतलब क्या है कि जब किसी बैटरी से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करता है तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ क्या होता है आप डिटेल में समझोगे, लेकिन हम इस बैटरी का ईएमएफ कहते हैं, तो जो इसका ईएमएफ होता है वो ईएमएफ क्या करता है, ड्यू टू दैट ईएमएफ इस सारे 1 कूलम पर, मतलब इन सारे इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पूरे 1 कूलम को कितना एनर्जी देगा, अगर इसका वोल्टेज या ईएमएफ 10 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम को ऐसे समझो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस बैटरी को क्रॉस करेगा उसको कितना एनर्जी दे देगा, 10 जूल, ठीक है। दैट मीन्स 10 जूल में से मान लो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिला होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिला होगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ समझ के रखना, बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता है कि जब उस बैटरी को 1 कूलम चार्ज क्रॉस करेगा तो उस 1 कूलम चार्ज का मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करेगा तो उसको कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो 10 जूल, ठीक है। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को कुछ इसका फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी मिला होगा, 10 जूल का कुछ पार्ट मिला होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स को 10 जूल मिला तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना मिलेगा, 10 जूल बाय दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, तो मान लो कि कुछ एनर्जी इसको मिला होगा। अब इस एनर्जी को लेकर बहुत खुश हो गया, और ये जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया इस एजेंट ने, एक्सटर्नल एजेंट ने, मतलब इस आदमी ने, उसी तरह ये बैटरी भी एक्सटर्नल एजेंट है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब समझो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचेगा एनर्जी का कोई भी कह सकते हो लेन देन नहीं होगा, सीधे के सीधे यहाँ पहुँच गया सेम एनर्जी लेकर। लेकिन जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, मान लो 10 जूल, यहाँ से यहाँ पहुँचा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सोचो जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ नीचे आएगा तो ये तो डेफिनेट कंडीशन इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होना ही है, ठीक है। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जैसे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो इसके पास था, मतलब इसके पास क्या था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी था इस इलेक्ट्रॉन के पास, ये इतने एनर्जी को लेकर यहाँ से यहाँ चलेगा, लेकिन जाते समय इतने एनर्जी को उसको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, और ये सारा एनर्जी क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास था, जैसे ही सेंटर पर पहुँचेगा सारा एनर्जी डिक्रीज कर गया। लेकिन आपको पता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, तो वो सारा एनर्जी गया कहाँ, तो वो सारा एनर्जी पता है कहाँ चल जाएगा, जितना एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगा वो सारा एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस कंडक्टिंग मटेरियल से यहाँ से रेडिएशन मिलेगा, और ये जो रेडिएशन होगा उसमें उसको हम लोग कहेंगे हीट, प्लस इसमें क्या होगा, लाइट होगा। हीट का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन और लाइट का मतलब विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है बल्ब का,
बल्ब का फिलामेंट क्या करता है, उससे रेडिएशन बाहर निकलता है। और किस तरह का रेडिएशन बाहर निकलता है, हीट और लाइट, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट होता है वो लाइट के फॉर्म होता है, हीट वाला बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए बल्ब को टच करते हो तो गर्म भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, सारा एनर्जी रिलीज किया और वो सारा एनर्जी कन्वर्ट हो गया बाई सम मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म है क्या वो बाद में समझेंगे, लेकिन जैसे ये यहाँ से यहाँ चला गया तो इसका जैसे ये बॉल नीचे आता है तो इसका सारा एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। बट इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने के बाद वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका सारा एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकलता है फिलामेंट के केस में, बल्ब के केस में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह एनर्जी यहाँ से रिलीज करके हीट और लाइट देता है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अब इसके पास एनर्जी कितना होगा, जैसे बॉल यहाँ पर आ गया तो सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो हो गया, यहाँ तक जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इस एनर्जी इसके पास कितना है, जीरो है। लेकिन ये बैटरी जब तक कनेक्टेड है, जब तक इसके पास एनर्जी है, और ये जो एनर्जी इसके पास बैटरी के पास होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो ये बैटरी फिर वर्क करेगा, फिर इसको यहाँ से ट्रांसफर करेगा और बैटरी का केमिकल एनर्जी का कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाएगा और फिर इसको जैसे ही क्रॉस करेगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा फिर वहां से हीट और लाइट निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा, फिर इसे एनर्जी लिया, फिर इस तरह से चला गया, फिर यहाँ से हीट और लाइट में कन्वर्ट होगा। तो हम केवल एक इलेक्ट्रॉन पर सोच रहे हैं, लेकिन सोचो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है घर वाला, उसमें 5 एम्पियर होता है करंट। 5 एम्पियर करंट कैसे मेजर करेंगे ये बाद में समझेंगे, लेकिन 5 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है पता है, कि कह सकते हो 1 सेकेंड में 5 कूलम, मतलब इसका 5 टाइम्स, मतलब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के सर्किट में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो जब मेन सप्लाई या बैटरी से वो इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो इस बैटरी से एनर्जी विड्रॉ करते हैं, इसका केमिकल एनर्जी लेते हैं, और फिर ऐसा होते हुए फिर क्या होगा, इस कंडक्टर को जैसे पास करते हैं वो सारा एनर्जी रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो ये जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक इन सारे इलेक्ट्रॉन घूम कर जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं इस सर्कुलर पाथ में, और घूमते घूमते क्या होगा, इससे एनर्जी ले रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, इससे एनर्जी ले रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, इससे एनर्जी ले रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इस तरह पहले केमिकल एनर्जी से ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, कि कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम लोग क्या करते हैं कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और प्लस उसको कन्वर्ट करते हैं इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। तो ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक सर्किट का, कह सकते हो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है आपका एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख रहे हैं कि कैसे जब भी हम क्लोज्ड लूप में या क्लोज सर्किट में जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराने के लिए आपको ऐसा डिवाइस देना होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस दे, मतलब वोल्टेज दे, और जैसे ही इस तरह का डिवाइस हम देते हैं तो हम लोग एक्चुअली उसमें एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बैटरी का केमिकल एनर्जी हम लोग का कोई काम का नहीं है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हीट और लाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो भाई अपने रूम में हम सब कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं ड्यू टू लाइट। तो ये हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो कुछ भी डिस्कवरी करते हैं तो डिस्कवरी का पर्पज होता है हम लोग के बेनिफिट के लिए, हम लोग के ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो करंट हम लोग करंट का कंसेप्ट लेकर आए, करंट का जो आइडिया लेकर आए, इसका पर्पज यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाकर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को देख लिए। लेकिन अब देखो इसमें सवाल ये उठता है, इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो आखिर इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट हुआ कैसे, ये सबसे पहले हम लोग सोचेंगे। क्योंकि हमको तो ये एपारेंटली दिख रहा है कि जो एनर्जी कैरी कर रहा था, जैसे फिलामेंट को क्रॉस किया वो सारा एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गया, बट लेकिन ये डाउट तो उठता है आखिर वहां पर विद इन दिस फिलामेंट हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ क्या कि इसको ये सारा एनर्जी जब रिलीज किया तो इसके काइनेटिक में कन्वर्ट ना होकर लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हम लोग इस फिलामेंट को थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो सपोज करो ये हम लोग का फिलामेंट है, ये हम लोग का फिलामेंट है और ये कंडक्टर है, मतलब उसी को हम लोग कंडक्टर के थ्रू ऐसे दिखा रहे हैं, ये हम लोग का फिलामेंट है, ऐसे हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग का फिलामेंट है, मतलब ये कंडक्टर है जिसमें हम लोग करंट सर्कुलेट करा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया था,
बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, इसको हम लोग करते क्या है कि एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दिए, बैटरी से इस तरह कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये बैटरी से इस तरह हम लोग कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस बैटरी का ये नेगेटिव और ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं तो अब देखो क्या होगा, जो यहाँ पर इनसाइड द बैटरी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्चुअली बहुत सारे आयंस हैं, क्योंकि हर आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है हर एटम से, तो हर एटम एक पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। इस तरह पॉजिटिव आयंस की तरह क्या करेंगे, सारे एटम्स बिहेव करेंगे, ठीक है। अब सोचो हम एक ही इलेक्ट्रॉन को लेकर सोचते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का यहाँ से चलना शुरू करेगा, सपोज करो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है और ये चलना शुरू कर रहा है, कहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये बहुत छोटा होगा, छोटा इसको दिखाते हैं, इसका डायमेंशन बहुत ही छोटा होगा कंपेयर टू दिस आयन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कह सकते हो यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये लो पोटेंशियल है और ये क्या हाई पोटेंशियल है, तो हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चलना शुरू करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ट्रेवल करते समय सपोज करो हम ये वाला सिनेरियो ले रहे हैं कि एनर्जी लिया, यहाँ तक पहुँचा, अब इलेक्ट्रॉन इधर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप किया हुआ है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स देगा एंड ड्यू टू दिस फोर्स ये एक्सेलरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई टाइम्स होता है, Q इंटू ई टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स देगा, और आपको पता है कि अगर इसका फोर्स अगर लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट करेगा। दैट मीन्स कह सकते हो एक्सेलरेट करेगा मतलब इसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, और ये कह सकते हो बहुत लार्ज अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो ये जैसे इसका स्पीड इंक्रीज करते हुए आगे जाएगा, अब देखो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन शो करेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और इस आगे जाते समय अगर पूरा फ्री स्पेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक पहुँचता तो कह सकते इसके पास बहुत लार्ज अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी होता, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर पहुँचता तो सारा इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर काइनेटिक में कन्वर्ट होता अगर आयंस नहीं होते तब, मतलब एकदम फ्री स्पेस होता, वहाँ पर कोई भी आयंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचता तो इसको कुछ कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी गेन होता। एनर्जी के फॉर्म में कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ से लेके चला था यहाँ तक, वो सारा रिलीज करके काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। लेकिन कह सकते हो कि जैसे ये आगे ट्रेवल करता है तो आगे ट्रेवल करते समय इसके पाथ में बहुत सारे आयंस मिलते हैं, तो ये जैसे ही आगे ट्रेवल किया इसके साथ ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन इसका हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई, बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इसका स्पीड यहाँ तक बढ़ा। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ा इसके साथ कोलिजन मतलब बढ़ा, इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक बढ़ा इसका स्पीड, लेकिन बट इसके साथ जैसे कोलाइड किया तुरंत इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही इसका कोलिजन की वजह से इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये फिर या ऐसे कह सकते हो इसके साथ कोलाइड करके इस पाथ में डिविएट कर गया, ऐसे कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चल रहा था, जाते समय इसके पाथ में जैसे आयंस मिला तो उसके साथ कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद ये अपना सारा काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर दिया और डिवेट कर गया अपने पाथ से, फिर इधर चल रहा है और इस इंटरवल में फिर एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा कह रहा है कि एक्सेलरेट करो, बट इलेक्ट्रॉन के साथ मजबूरी क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से चलना शुरू कर रहा है, इसको आयंस मिल रहा है, कोलिजन हो रहा है, इसका सारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा है, फिर वो उठ रहा है, भाग रहा है, फिर ये जैसे यहाँ पर आया फिर इसके साथ कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद फिर इस तरह कुछ ये यहाँ से यहाँ भागना शुरू करता है, फिर इसके साथ कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद फिर ये कुछ इस तरह जाता है, फिर ये इस तरह कुछ आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह का कुछ मोशन है, मान लो यहाँ से न दिखाकर हम ऐसे दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ कोलाइड होकर ऐसे आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो, सोचो यहाँ तक पहुँचते समय ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बेचारे को बहुत ज़्यादा कोलिजन सफ़र करना पड़ रहा है, और हर एक कोलिजन के बीच में कुछ टाइम ले रहा है एक्सेलरेट होने के लिए, लेकिन बेचारा जैसे एक्सेलरेट हो रहा है
इसका स्पीड फिर कोलिजन के बाद 0 हो जा रहा है, फिर उठ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सस्टेन कर रहा है, फिर उसको उठा रहा है, फिर एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कोलिजन हो रहा है, फिर स्पीड 0 हो जा रहा है। और इस तरह कह सकते हो कि जैसे यहाँ से इस एंड तक चलता है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं और उसके पास जो एनर्जी मिलता है, या कह सकते हो कि जो भी एनर्जी ये कैरी कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो सारा का सारा एनर्जी इसके काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता है। काइनेटिक में कन्वर्ट होना चाहता है बट ड्यू टू कोलिजन वो सारा एनर्जी क्या होता है कि कोलाइड होकर इन सारे आयंस का जो वाइब्रेशनल मोशन वो बढ़ा देता है। ये जो आयंस है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करने लगता है ड्यू टू दिस कोलिजन, क्योंकि अगर एक आयन को सोचोगे, इस आयन को एक इलेक्ट्रॉन तो हिट करके गया, लेकिन आपको पता है कि इस पूरे मटेरियल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो पीछे वाला एक इलेक्ट्रॉन तो होगा भाई, ये भी तो चल रहा है इसके साथ, इसके पीछे पीछे। तो ये जैसे हिट करके आगे गया तो ये भी हिट करके मान लो इधर चला गया ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आयन है, अगर इस आयन की बात करोगे तो अभी जब करंट फ्लो करता है तो उस समय सबसे दुखी स्टेज में होता है। क्यों दुखी स्टेज में होता है? क्योंकि इस बेचारे को बहुत ज़्यादा कोलिजन सफ़र करना पड़ता है। तो ये कोलिजन की वजह से क्या होता है कि इसका कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और ये वाइब्रेट करने लगता है। तो इसका वाइब्रेशन की वजह से इसका आपको पता है कि इसका जो टेम्परेचर ऑफ दिस एटम है या पूरे मटेरियल का, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन पर। तो इसका अगर वाइब्रेशन बढ़ गया दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने के क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि ये कंटिन्यूस हीट करने लगता है, हीट मतलब जैसे ही उसको बार बार हीट करके निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एक कह सकते हो मेला की तरह लाइन लगाकर ऐसे जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया फिर दूसरा है, फिर एक गया दूसरा है, एक गया दूसरा है, और इसको हीट किए जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ड्यू टू दिस कोलिजन कह सकते हो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हाई टेम्परेचर पर ये जो रेडिएशन बाहर निकालता है वो विजिबल लाइट होता है। बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हाई लाइट पर इसका कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर पर इससे क्या होता है, रेडिएशन बाहर निकलने लगता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दिस एटम। और ये जो रेडिएशन बाहर निकलता है, इसी रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट। और इसमें कुछ एटम्स की वजह से क्या निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हीट रेडिएशन। तो दोनों तरह का रेडिएशन यहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि कुछ एटम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ उससे थोड़ा कम होता है, तो अलग अलग रेडिएशन इससे बाहर निकलता है। मेनली आपका निकलता है लाइट निकलता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि इस तरह ये जो सर्किट हम बना रहे हैं, इस सर्किट में एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो जाते समय इतना ज़्यादा कोलिजन्स होता है उसके एटम्स के साथ, आयंस के साथ, कि वो ड्यू टू कोलिजन सारे आयंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ड्यू हाई टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर कह सकते हो कि ऑसिलेशन पर, वाइब्रेशन पर, वहाँ से इमिट होने लगता है, जो रेडिएशन इमिट होता है वो लाइट होता है, और उसमें कुछ पार्ट हीट भी होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये मैकेनिज्म है कब, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके चलता है, इस बैटरी के थ्रू एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ तक पहुँचा, अगर ये सारे एटम्स नहीं होते, आयंस नहीं होते, तो सीधे यहाँ आता, सारा उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 हो जाता है, लेकिन वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि ड्यू टू इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स उसके स्पीड में कोई इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। अब सोचो, ये देखा गया कि ये जो सिचुएशन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, कुछ इस तरह आप कंपेयर कर सकते हो। एक एनालॉजी हम लोग लेते हैं, और ये कौन सा एनालॉजी लेते हैं तो आप ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये एक दो लोग हैं, एक ही गांव से हैं, और जैसा आपको पता है कि इंडियन आर्मी में दोनों भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, और ये रेस ग्राउंड है, और ये दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये मान लो कि रामलाल है, और ये जो पर्सन है ये कह सकते हो कि श्यामलाल है। श्यामलाल और रामलाल दोनों पड़ोसी हैं, और दोनों आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं। अब सोचो, दोनों क्या होता है कि पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, और मान लो कि 100 मीटर की रेस है, इसको कंप्लीट करना है, जो पहले कंप्लीट करेगा उसका सिलेक्शन होगा। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही दौड़ना शुरू करते हैं तो ये श्यामलाल क्या होता है, रामलाल से काफ़ी जलता है। तो सोचो कि जैसे ही ये तुम्हारा यहाँ रामलाल पहुँचता है तो ये श्यामलाल क्या करता है, क्योंकि देखो दोनों दौड़ना शुरू करेगा, दोनों को चाहिए नौकरी। क्यों नौकरी चाहिए? क्योंकि नौकरी मिलने से दहेज काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसलिए दोनों सरकारी नौकरी के चक्कर में, दोनों के पास एक मोटिवेशन है कि सरकारी नौकरी मिला दहेज भी अच्छा मिलेगा, दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करता है। लेकिन श्यामलाल चाहता ये है कि रामलाल को नौकरी न मिले, तो वो क्या करता है,
इसके पैर के आगे अपना पैर लगा देता है और जो रामलाल है वो गिर जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद ये ऐसे गिर जाता है क्योंकि इसने पैर लगा दिया, ठीक है। अब सोचो जैसे ही गिरा तो यहाँ से यहाँ तक रामलाल दौड़ते समय वो एक्सेलरेट किया, लेकिन बेचारे के साथ दिक्कत क्या हुई कि ये जो श्यामलाल है इसने पैर लगा दिया, पैर लगाने से क्या हुआ, इसका स्पीड तुरंत कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अभी भी रामलाल के पास एक मोटिवेशन है कि हमको नौकरी चाहिए। फिर यहाँ से उठता है, फिर ये दौड़ना शुरू करता है, फिर दौड़ते हुए फिर यहाँ तक जाता है। जैसे यहाँ तक जाता है ये क्या होता है कि श्यामलाल से बहुत अच्छा कह सकते हो कि रनर रहता है, और श्यामलाल को पता है कि हमसे बहुत अच्छा तेज दौड़ता है तो ये जीत सकता है, ये हमसे आगे निकल सकता है, इसलिए चाहता है इसको किसी भी तरह से नौकरी ना मिले। तो ये इसका रनिंग स्पीड कम है, इसका रनिंग स्पीड ज़्यादा है, लेकिन इसको फेल करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ पर टांग अड़ा देता है, ठीक है। फिर सोचो रामलाल यहाँ से उठता भागता है, फिर श्यामलाल के पास पहुँचता है। मान लो श्यामलाल तो आगे जा रहा होगा, ये तो गिर चुका है, लेकिन ये इस बेचारे का रनिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है। फिर उठता है, उठ के फिर दौड़ता है, फिर मोटिवेशन में रहता है और यहाँ से दौड़ता है, फिर यहाँ पहुँचता है। लेकिन ये श्यामलाल फिर क्या करता है, फिर बदमाशी करता है, फिर टांग ऐसा लगा देता है, फिर ये क्या करता है, फिर ऐसे गिर जाता है, ठीक है। फिर जैसे गिरता है फिर श्यामलाल आगे निकल जाता है, लेकिन फिर रामलाल फिर उठता है, उठकर फिर क्या करता है, क्योंकि इसको 100 मीटर क्रॉस करना ही है, क्योंकि इसके अंदर मोटिवेशन है, वो 100 मीटर तक पहुँचेगा चाहे इसके रास्ते में जितनी भी मुसीबतें आए, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हो कि बार बार वो श्यामलाल उसको बहुत दिक्कत देता है, लेकिन फाइनली वो पहुंच जाता है 100 मीटर के डिस्टेंस तक, ठीक है। तो जो रामलाल का स्थिति है सेम स्थिति इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन पे चाह रहा है, यहाँ से यहाँ चलना चाह रहा है, लेकिन ये जो आयंस है वो श्यामलाल की तरह काम कर रहे हैं और उसके पाथ में क्या कर रहे हैं, एक कह सकते हो टांग अड़ा रहे हैं। तो बेचारा एक्सेलरेट कर रहा, लेकिन कोलिजन हुआ, रुक गया। फिर लेकिन मोटिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो फिर उठा, फिर भागा, फिर कोलिजन हुआ। तो इस तरह कह सकते हो कि इसका एनालॉजी ले सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट दिस कंडक्टिंग मटेरियल मूव कर रहा है। अगर ये आयंस नहीं होते तो यहाँ लाइट और हीट आपको नहीं मिलता, इस आयंस के वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि इन्फिनाइट कोलिजन्स होता है और इसकी वजह से वहाँ से लाइट और हीट निकलता है। और ये एनालॉजी ले सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड गेन नहीं करता है, तो जैसे ये स्पीड बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया रामलाल, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड गेन कर रहा है, फिर 0 हो जा रहा है क्योंकि गिर जा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर भाग रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, फिर रुक जा रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना चाह रहा है, लेकिन कोलिजन की वजह से उसका स्पीड 0 हो जा रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 हो जा रहा है। तो एवरेज स्पीड जब निकाला गया तो देखा गया कि इसको यहाँ पर इसका स्पीड कांस्टेंट मान लिया गया। और क्या कांस्टेंट माना गया कि एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव करेगा, और इस स्पीड का नाम दिया गया, इस स्पीड का नाम दिया गया ड्रिफ्ट स्पीड, VD। मतलब इसका एक एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये ड्रिफ्ट, जिस एवरेज स्पीड का नाम दे दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इस VD को हम लोग कहते हैं, दिस VD इज कॉल्ड, इस VD को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफ़ी कम होता है, ये शायद मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में 1 मीटर का 10⁴ टाइम्स चलता है, मतलब सोच सकते हो कितना कम चलता है, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस कंडक्टिंग मटेरियल है ये मूव तो कर रहा था, लेकिन ये जो मूव करता है तो मूव करते समय इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी कि अगर मान लिया जाए कि अगर आयंस नहीं होता, अगर इस स्पीड से चलेगा तो ये आयंस की वजह से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको पता है कितना टाइम लग जाएगा। अगर 1 मीटर का लेंथ होगा तो 1 दिन के करीब लग जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तक आने में लगभग 1 दिन का समय लगेगा और 24 घंटा लगेगा केवल 1 मीटर के लेंथ ऑफ वायर को क्रॉस करने में। ये कह सकते हो इतना कोलिजन्स ज़्यादा होता है, जबकि आयंस नहीं होता तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यहाँ से आप पहुँच जाता। लेकिन एक्चुअली इस आयंस के साथ कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर के वायर को क्रॉस करने में 1 दिन का समय लग जाता है। 24 से 27 घंटे का समय लगता है 1 मीटर का अगर ये वायर होता तो उसको क्रॉस करने में। इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं कि 1 मीटर को तो कह सकते हो कि हम मान सकते हैं कि अगर आयंस नहीं होता तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने एवरेज स्पीड के साथ चलते हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और स्पीड काफ़ी कम होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इस स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा तो उसको 1 दिन लग जाएगा 1 मीटर चलने में, ठीक है, क्लियर। तो कह सकते हो कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी एक दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। बट कंडीशन क्या है कि इन दैट लूप जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत स्लोली ड्रिफ्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं इतने आलसी इंसान की तरह एकदम धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहे हैं। ये रेंगते हुए जा रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब धीरे धीरे स्लोली, बहुत स्लोली शिफ्ट करते हैं, बहुत फास्ट मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इनका जो स्पीड होता है, ठीक है,
वोल्टेज देने के बाद उसको उस एवरेज स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, और ये काफ़ी कम होता है, ठीक है। और 1 मीटर चलने में क्या होता है, 1 दिन का समय लगता है। तो सोचो अगर ऐसा सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, इस तरह का सिचुएशन अगर हम लोग ले लें कि ये बल्ब है और 1 मीटर का वायर है आपके घर में, और जैसे ही स्विच ऑन करते हो, ये स्विच है, जैसे ऑन करते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो एनर्जी लेके जाएगा, उसको तो करीब 24 आवर्स या 27 आवर्स के आसपास लगेगा। 1 मीटर के वायर को यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं पहुँचेगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हमको जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के जाएगा बल्ब के पास और ये एनर्जी देगा तभी ये ग्लो करेगा। तो सोचो जब स्विच ऑन करते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग जाएगा, 27 आवर्स के आसपास। कैलकुलेट कर लेना आप लोग कितना समय लगता है, ठीक है। समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये 27 घंटे बाद ये बल्ब ऑन होगा, लेकिन ये 27 घंटे बाद ऑन नहीं होता है। होना ये चाहिए था कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना कम है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तक जाने में 27 घंटे लगेगा, तो इस बल्ब को ऑन होने में कितना टाइम लगेगा, 27 घंटा। मतलब अगर हमको आज क्लास लेना है तो एक दिन पहले हमको स्विच ऑन करके रखना होगा, तभी मेरे रूम का लाइट जलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग जिस समय स्विच ऑन करते हैं उसी समय ये बल्ब भी ग्लो करता है, उसी समय बल्ब ग्लो करता है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, ऐसा कैसा हो गया? हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया कि स्पीड जो होता है, इसका एवरेज स्पीड काफ़ी कम होता है। अगर ये स्पीड अगर इसका काफ़ी कम है तो इस 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इसको काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटली ये जलने लगता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है, ध्यान से देखो। तो इसको आप ऐसे समझो, करंट को, जो सबसे कह सकते हो कि फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो हमेशा बताते समय मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरह समझने की कोशिश करो। ये हम लोग का मेन फिलामेंट है, और इस फिलामेंट से जो वायर गया है, इस वायर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, एक पाइप की तरह। इस वायर को हम लोग एक पाइप की तरह दिखा सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, सारे के सारे कंडक्टर। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी, सब जगह इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो भले इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में 27 घंटे लगेगा, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन तभी आगे जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ध्यान से देखो, ये कह सकते हो कि बहुत सारा छोटा छोटा बॉल ऐसे ले लिए, तो सारे बॉल्स इस तरह अरेंज किए हुए हैं। तो जैसे स्विच क्लोज करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ पहुँचेगा जब ये थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। तो होता क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पीछे इस तरह एकदम अरेंज्ड वे में होते हैं। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता है, तब ये शिफ्ट करेगा इधर। मतलब ये शिफ्ट किया तो इसके पीछे वाला शिफ्ट करेगा, फिर ये शिफ्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भले इसको 27 घंटे लगे जाने में, लेकिन पहले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो पहुँच चुका था। जब सर्किट कभी चला होगा तब तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुका था, इसके पास तो एनर्जी था, इसलिए स्विच ऑन करते तो भले ही इसको पहुँचने में 27 घंटे लगे, लेकिन तब तक ये वाला तो आगे चल गया होगा। तो जैसे आगे चल गया, ये बल्ब को एनर्जी दे दिया, इसलिए जिस समय लोग स्विच ऑन करते हैं उसी समय क्या करता है, ग्लो कर जाता है। उसी समय क्या करता है, ग्लो कर जाता है, ठीक है। और ये ध्यान हमेशा, ये मॉडल हमेशा याद रखोगे कि सबको एक छोटे छोटे बॉल्स की तरह ऐसे कंसिडर कर सकते हो, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट था कि एक उन एवरेज वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो काफ़ी कम होता है। तब भी हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तभी ये क्या होता है कि ग्लो कर जाता है। इसका रीज़न क्या है कि इस मॉडल को आप ध्यान में रखोगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट है कि कैसे ऑर्डर्ड मोशन हम लेकर आ रहे हैं। ऑर्डर्ड मोशन होने से हमको बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होने से बेनिफिट क्या है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। एक्चुअली देखो, फिलामेंट के केस में और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर बल्ब वाला जो हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, इसमें जो फिलामेंट होता है, इसमें जो गैस हम लोग लेते हैं, इनर्ट गैस भर देते हैं। जो बल्ब आप देखना फिलामेंट वाला, उसमें इनर्ट गैस भरा रहता है। अगर इनर्ट गैस नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और जल्दी ये टूट जाता है। लेकिन होता क्या है कि इनर्ट गैस देने से ये बाहर के एयर के साथ ये मतलब कह सकते हो इग्नाइट नहीं होता है, नहीं तो ये इग्नाइट हो जाता है बल्ब।
लेकिन आप देखना कि बल्ब कुछ दिन के बाद काला पड़ जाता है, वहाँ पर काला काला आपको ऐसा दिखेगा, ब्लैक कलर ऐसा दिखेगा फिलामेंट पर। पता क्या होता है वो ब्लैक वाला जो कलर होता है कि ये जो फिलामेंट है इसका एक एक एटम ऐसे डिस्चार्ज होकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये एटम्स ऑफ द फिलामेंट होता है और इसीलिए आपको ब्लैक दिखता है। और ये क्या होता है कि जब बहुत दिन यूज़ करते हैं तो ये जो एटम्स होता है उसका कह सकते हो कि ड्यू टू टेम्परेचर कह सकते हो कुछ कुछ एटम्स उससे बाहर निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पतला हो जाता है और टूट जाता है। ठीक है, खैर ये सब इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं चाहिए, बस करंट के बारे में आपने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को सेट कर सकते हैं और उससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम क्वान्टिफाई कैसे करें। क्वान्टिफाई मतलब कि उसको हम न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करें। ये डिस्क्रिप्शन जो था वो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन था, ये थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन था, लेकिन अब हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली देखो करंट को डिफाइन करने का तरीका क्या। अच्छा एक चीज़ और बात बताना, मैंने इसमें एक बात बताना मैं भूल गया आप लोगों को कि अगर ये कंडक्टर है और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग सिंपलेस्ट कंडीशन लिए थे करंट को समझने के लिए कैसे ऑर्डर मोशन में चार्जेस को लेकर आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड दिस मटेरियल, वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग वोल्टेज नहीं दिए रहते हैं, जब हम लोग वोल्टेज नहीं दिए हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये कैसे मूव करते हैं पता है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम लोग वोल्टेज नहीं दिए हैं, अभी इस तरह का कुछ कंडीशन ले माइनस और ये प्लस ले लिए, ठीक है, तब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता कैसे होते हैं। ये अगर मान लो वो स्विच ओपन है तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि एक आयन यहाँ पर है, ये ऐसे कुछ ट्रेवल करता और ट्रेवल करके कुछ यहाँ पर आता। मान लो कि 1 सेकेंड में जब हम लोग बैटरी नहीं दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के कुछ इस तरह आता। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसा हम लोग स्विच क्लोज करते हैं तो ये इसका रैंडम मोशन है और रैंडम मोशन में इसका वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड, काफ़ी ज़्यादा रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है ये गैस, जैसे मान लो कि कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल रखे हैं और रैपिडली इधर उधर मूव करते हैं, उसी तरह इनसाइड दिस कंडक्टर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैपिडली इधर उधर मूव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मोशन को देखें बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ दिस बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाके यहाँ आ रहा होगा 1 सेकेंड में, तो जैसे बैटरी अप्लाई करते हो तो बैटरी देने के बाद क्या होगा पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेट होगा जैसे इसको क्लोज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स इधर लगेगा। ये इसका रैंडम मोशन खत्म नहीं होता, वो किसी से नहीं होता, वो रहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको एक मोशन मिल जाता है। किधर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इधर मिलता है और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जाके हिट करके ऐसे आने वाला था, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह के पाथ को ट्रेवल करेगा, ये कुछ इस तरह के पाथ को यहाँ पर आके हिट करेगा। मतलब कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना ड्रिफ्ट कर जाता है, मतलब जाना चाहता था यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि इस पॉइंट को हिट ना करके अब इस पॉइंट पर आएगा, मतलब ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग केवल इस मोशन को कंसिडर कर रहे थे, रैंडम मोशन नहीं ले रहे थे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम लोग जितना सिंपल वे में डिफाइन कर पाए उतनी अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन खत्म नहीं हो रहा है, रैंडम मोशन को कंटिन्यू कर रहा है, प्लस उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट मिल जा रहा है। और ये जो ड्रिफ्ट है ये कहेंगे कि इधर जो शिफ्ट किया वो वीडी से शिफ्ट करता है। वीडी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्वांटिफाई कैसे करेंगे। क्वांटिफाई का मतलब क्या है, क्वांटिफाई हम लोग कैसे करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। मतलब उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले मान लो एक सिनेरियो ले रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज है, ये सारे निगेटिव चार्ज हैं, ये सारे निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जैसे अभी हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल में देख रहे थे कि आयंस मूव नहीं कर रहे थे, इसमें जो करंट होगा या जो भी करंट एग्जिस्ट कर रहा है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, लेकिन किस तरह का चार्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है। मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, इसमें आयंस मूव नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जैसे मान लो कि स्पार्क आप देखते हो, वहाँ पर आयंस भी मूव करता है, प्लस चार्ज भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पर स्पार्क देखते हो दो वायर के बीच में, तो वो जो स्पार्क दिखता है उस स्पार्क में वो करंट ही होता है, लेकिन वो जो करंट होता है उसमें क्या होता है, प्लस चार्ज भी मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करता है। तो उस तरह का एक जनरलाइज्ड केस ले रहे हैं कि इस तरह का एक सिनेरियो ले रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज है और
मान लो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इस तरह ऑर्डर्ड मोशन में है। ऑर्डर्ड मोशन मतलब कह सकते हो इस तरह सब जा रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमको पता है कि ये जो ऑर्डर्ड मोशन है दिस इज कॉल्ड करंट, ठीक है। ये एक करंट है, लेकिन अब देखो करेंगे क्या कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। मतलब अगर आपसे पूछ दिया कि करंट का अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इसको कैसे चेक करोगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है पता है। सबसे पहला काम, करंट को चेक करने के लिए आपको एक क्रॉस सेक्शन लेना होगा, उस रीजन में एक क्रॉस सेक्शन आपको कंसिडर करना होगा, और ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह होगा। एक क्रॉस सेक्शन हम लोग लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मतलब एक क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन से हम लोग करेंगे क्या कि देखते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन को कौन कौन तरह के चार्ज क्रॉस कर रहे हैं। तो कह सकते हो कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्रॉस सेक्शन को जो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं वो कौन, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज। मतलब टोटल जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो इसमें कौन कौन सा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। अच्छा एक और सिंपल सिनेरियो ले लेते हैं, इससे पहले एक बहुत ही सिंपल सा ले लेते हैं। मान लो किसी एक रीजन में, केस 1 ले लेते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपके पास, केस 1 क्या कि ये केवल नेगेटिव चार्ज किसी रीजन में ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे किसी रीजन में फ्लो कर रहे हैं, और ये जो रीजन में फ्लो कर रहे हैं, मान लो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपसे पूछा कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट कितना होगा, तो क्या करोगे। सबसे पहला काम कि अमाउंट चेक करने के लिए कोई भी एक क्रॉस सेक्शन कहीं पर भी बना दो, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन ले लो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो उस रीजन में, ऐसे चार्ज आ रहा है, एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करो, ठीक है। जैसे ही क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे तो एज्यूम करो कि इससे डेल क्यू चार्ज, डेल क्यू इज द टोटल चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम डेल टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी करंट को मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए हम लोग करते या मैथमेटिकली डिस्क्राइब करोगे, हमेशा उस रीजन में क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे पहले आपको लेना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सभी लोग। आप तो करते ही हो, टीचर भी बहुत सारा गलती करते हैं, उनको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता हो, लेकिन एग्जैक्ट करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डेल्टी टाइम तक देखेंगे, और डेल्टी टाइम में देख रहे हैं कि इसको टोटल चार्ज जो क्रॉस कर रहा है, कितना क्रॉस कर रहा है, डेल क्यू निगेटिव ले लेते हैं, इसको निगेटिव लिख देते हैं। डेल क्यू निगेटिव मतलब इतना निगेटिव चार्ज क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जो करंट होगा यहाँ पर, वो करंट मतलब जो फ्लो है, वो फ्लो किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर। जो भी करंट, यहाँ तो क्लियर है कि करंट है, यहाँ पर ऑर्डर्ड मोशन है, फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उस स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ध्यान देना, इसको हम लोग करंट कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। उस करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आई का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। आई क्या है, करंट नहीं है, करंट का अलग मतलब। करंट का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि कहीं पर भी ऑर्डर्ड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स होगा, या मतलब इलेक्ट्रॉन्स होगा या पॉजिटिव आयंस होगा, या दोनों का अगर ऑर्डर्ड मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड करंट वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन करंट को मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, विच इज डिनोटेड बाई आई। और जो आई होता है दिस इज इक्वल टू डेल क्यू, यहाँ पर निगेटिव बाई डेल टी, लेकिन इसका मॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। मतलब यहाँ पर करंट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना आ गया, डेल क्यू निगेटिव बाई डेल टी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। आपसे पूछा कि यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द करंट कितना होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को देख रहे हो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं। तो आपसे पूछा कि करंट का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो स्ट्रेंथ कैसे दिखाओगे, डेल क्यू निगेटिव। डेल क्यू निगेटिव का मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, कितने टाइम में, जो टाइम ले रहे हो 2 सेकेंड, तो इसको 2 सेकेंड लिख दिया। और डेल क्यू निगेटिव क्या होगा, मतलब चार्ज निकालना, तो डेल क्यू निगेटिव कितना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं इसको 2 सेकेंड में,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन। मान लो कि ये जो भी नंबर है तो इसको लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू ई कर दिए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ई से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया। ये केवल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, लेकिन आपको करंट को डिफाइन, करंट इज रिलेटेड टू चार्ज, तो हम लोग चार्ज के साथ रिलेट करने के लिए यहाँ डेल क्यू निगेटिव लिख रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर केवल नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए ये जो सफिक्स है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ जो करंट होगा ये ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना चार्ज 2 सेकंड में क्रॉस किया, तो ये जो भी आएगा वह, मान लो कि ये सपोज करो कुछ आ गया एक्स, इसको कहते हैं एक्स एम्पियर, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एम्पियर। ये क्या निकल गया, करंट। मान लो कैलकुलेशन के बाद कुछ आएगा, तो ये जो करंट होगा, इस करंट को हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, करंट नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द करंट है। ये आपको फील क्या देता है, फील ये देता है आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक वायर ऐसे ले लिए, एक वायर ये ले लिए, इस वायर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिया है कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इस वायर में 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसका यूनिट एम्पियर होता है स्ट्रेंथ का। तो आप इससे क्या विजुलाइज करोगे, विजुलाइजेशन ये होगा कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस वायर के केस में 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है। ये अमाउंट ऑफ चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है ये फील आपको देता है ये वाला आई, लेकिन इसका सर रेपिडेटिव बताता है, मतलब इसमें जो चार्ज है क्रॉस सेक्शन में बहुत जल्दी जल्दी पास कर रहे हैं, इसमें 10 एम्पियर वाले में ये रेपिडेटिव भी बताता है। एक्चुअली क्या है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो। करंट को एक्चुअली हम लोग इसको, ये जो टर्म होता है समथिंग बाई टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड रेट, और इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपको सेंस दिलाता है कि किस रेपिडिटी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर 10 एम्पियर है मतलब यहाँ पर रेपिडिटी इस वायर में करंट है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 5 एम्पियर का न्यूमेरिकल वैल्यू और 10 एम्पियर का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताता है रेपिडिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं इस सर्किट में, इसमें इसके कंपेयर में स्लो कर रहे हैं, 5 एम्पियर वाले में स्लो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ आपका क्या बताता है कि उसमें करंट तो है, बट करंट का रेपिडिटी क्या है, उस सर्किट में कितने रेपिडिटी से, कितने रेट के साथ फ्लो कर रहे हैं। रेट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हो रेट का कंसेप्ट मेनली आपका कैलकुलस से आया, लेकिन इसको फील करना होगा। रेट आपको क्या बताता है, रेट ये बताता है कि कितने रेपिडिटी से इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट में सर्कुलेट हो रहे हैं ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये आई को करंट नहीं कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ये करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, वो आपको रेपिडिटी को फील कराता है कि किस रेपिडिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट का मतलब होता है ऑर्डर्ड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो करंट होता है। उस करंट को क्वांटिफाई करते हैं, उस करंट को मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, और इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। लेकिन इस स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए आपको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, आपको एक टाइम इंटरवल चाहिए, और उस टाइम इंटरवल को मतलब उस चार्ज को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे तो वो जो भी आएगा वो रेट ऑफ फ्लो देगा, और उसी को स्ट्रेंथ ऑफ द करंट कहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब सोचो अगर पॉजिटिव चार्ज केवल होता, केस 2 ऐसे लेते हैं, मान लो सपोज करो एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि ओनली केवल पॉजिटिव चार्ज हो, केस 2 ऐसा ले लिए, किसी रीजन में पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऑर्डर्ड मोशन में फ्लो कर रहा है। एक्चुअली देखो इसको थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करंट को लेकर बहुत लोग फील नहीं कर पाते हैं और बहुत गलत कंसेप्ट इसमें बताया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा डेप्थ में बता रहे हैं, इसलिए समझने की कोशिश करोगे एक एक टर्म को। ये मान लो कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह ऑर्डर्ड मोशन में है, तो हम लोग कहेंगे करंट तो है भाई, लेकिन करंट को हम लोग क्वांटिफाई कैसे करेंगे, उसको मेजर कैसे करेंगे, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल क्यू प्लस, प्लस का मतलब बता रहा है कि ये जो चार्ज है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डेल टी टाइम में फ्लो कर रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, स्ट्रेंथ होगा आपका डेल क्यू प्लस डिवाइडेड बाई डेल टी। और यहाँ पर मॉड नहीं लेंगे, यहाँ पर ऑलवेज यहाँ जैसे चार्ज माइनस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ मॉड की बात करें तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो जो भी यहाँ से निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू ई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पर मॉड लेना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव आएगा, प्लस ही होता है पॉजिटिव चार्ज का चार्ज, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये करंट का स्ट्रेंथ इतना आ गया, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है दो सिचुएशन है
कि जो करंट कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसमें एक ओनली नेगेटिव चार्ज की वजह से हो सकता है, जैसे कंडक्टर में भी हम लोग पढ़े कि उसमें जो करंट है ओनली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो उसमें डेफिनेशन हम लोग का ये जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर केवल पॉजिटिव आयंस अगर फ्लो कर रहा है या ऑर्डर्ड मोशन में, तो वहाँ करंट का डेफिनेशन ये होगा। मतलब स्ट्रेंथ ऐसे मेजर करेंगे इस फॉर्मूला से। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहाँ पर केस 3 हम लोग लेते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपका कि दोनों चार्ज सर्कुलेट करें, दोनों चार्ज सर्कुलेट करें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी सर्कुलेट कर रहा है, तब करंट को कैसे डिफाइन करोगे? तो करंट का डिफिनेशन क्या होगा पता है? आई। यहाँ स्ट्रेंथ कितना होगा? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ले लिए। नेक्स्ट, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल क्यू नेगेटिव तो क्रॉस कर ही रहा था और डेल क्यू पॉजिटिव भी क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स करंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो टोटल करंट आएगा यहाँ पर आई, उस आई को लिखेंगे डेल क्यू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई डेल टी प्लस मॉड ऑफ डेल क्यू नेगेटिव। मतलब इन दोनों का करंट में कंट्रीब्यूशन है और स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे? इन दोनों को लेकर। ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई पता है? लोगों ने कहा कि करंट जो है उसका स्ट्रेंथ हमको पता चल गया कि इतने स्ट्रेंथ का करंट, वो हमको रैपिडिटी बताता है, ये जो फॉर्मूला है। लेकिन हर वायर में एक पर्टिकुलर सेंस में चार्ज का सर्कुलेशन होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो इस वायर में अगर हम ध्यान से देखें, जो हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल लिए थे उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक सेंस में फ्लो कर रहे थे, ऐसा फ्लो कर रहे थे इस वायर में ऐसे। तो सोचो उस समय जब इसके डायरेक्शन के बारे में सोचा गया कि दिस करंट है सम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या, जैसे रिवर करंट है, रिवर करंट के बारे में देखिए हो ना कि रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम लोग एक डायरेक्शन दिखा देते हैं कि रिवर करंट इधर है। उसी तरह लोगों ने सोचा कि हम भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाएं। लेकिन रिवर करंट के साथ कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि रिवर करंट होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल जो फ्लो करता है वो कह सकते हो एक ही नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है। रिवर करंट में वाटर मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है, वो न्यूट्रल है। लेकिन जब करंट इलेक्ट्रिक, ये रिवर करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट, कि इस करंट का भी तो हम सेंस दिखाएंगे भाई कि सेंस किधर है, ये सेंस बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमको पता चले कि किस सेंस में करंट जा रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए लोगों ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, इधर ऑर्डर्ड मोशन है, फ्लो इधर हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई? यहाँ पर दिक्कत आ गया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज भी इधर चल रहा है। सॉरी, यहाँ पर क्या दिक्कत आ गया कि जब ये दोनों आयंस था, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, तो ये देखा गया कि जब भी दोनों मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर चलेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर चलता है, नेगेटिव चार्ज इधर चलेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, नेगेटिव चार्ज इधर चलेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, ये 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 इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, क्योंकि इस ऑर्डर मोशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा, वोल्टेज आपको देना होगा, तो वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स लो टू हाई इधर चलेगा, लेकिन आयंस अगर है जो फ्री है उसका चलने का टेंडेंसी किधर होता है? हाई टू लो चलता है। दैट मीन्स इस तरह के रीजन में जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ऑर्डर्ड मोशन में हो, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा, हमेशा अपोजिट होगा, कभी एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। आप अगर मान लो कि ये जैसे अब फोटो, जैसे मान लो एक हम ग्लास चेम्बर ले लेते हैं, इसमें मेरे पास आयंस है और इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज देने से क्या होगा कि ये जो मान लो कि ये वैक्यूम चेम्बर है, ग्लास का है, इसमें आयंस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। और जैसे वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना शुरू कर देगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर जाना शुरू कर देगा। और ये हमेशा देखा गया कि वोल्टेज कम देने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो टू हाई चलता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई टू लो चलता है अपने आप। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब करंट यहाँ पर जो होगा दोनों की वजह से जब होता है, तो यहाँ दिक्कत क्या होता है कि निगेटिव चार्ज के कारण करंट का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट का डायरेक्शन इधर है। मतलब कह सकते हो निगेटिव चार्ज इधर चलता है, पॉजिटिव चार्ज इधर चलता है। तो लोगों ने सोचा भाई तब करें क्या, यहाँ डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन माने, यहाँ पर हम लोग कौन सा डायरेक्शन माने?
जैसे केवल नेगेटिव होता तो उस समय लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं था, लोग कहते कि नहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहा है, इधर फ्लो हो रहा है तो इधर करंट का डायरेक्शन मान लेंगे। पॉजिटिव चार्ज केवल उसकी वजह से करंट है तो करंट का डायरेक्शन इधर मान लेते हैं। लेकिन जहां पर दोनों चार्ज अगर है तो हम करंट का डायरेक्शन कौन ले, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को लें कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को लें। तब लोगों ने कन्वेंशनली मान लिया कि ये दिक्कत को हटाने के लिए लोगों ने कन्वेंशनली एज्यूम कर लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को क्या मान लिए, करंट का डायरेक्शन। और एक कन्वेंशनली मान लिया गया कि अगर किसी वायर में अगर आपको करंट दिखाना है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन मानोगे। तो यहां पर अगर किसी ने कहा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक्चुअली हो रहा है दोनों तरफ, इधर भी करंट जा रहा है इधर भी करंट जा रहा, लेकिन इधर वाला करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से है, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। लेकिन दिक्कत क्या था कि करंट का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, तो कोई एक सिलेक्ट करना था। तो लोगों ने उस समय सिलेक्ट कर लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है फ्लो करने का, उसी डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन लेकर चलेंगे। तो करंट का अमाउंट क्या होगा, करंट में पॉजिटिव चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है टोटल स्ट्रेंथ में। लेकिन इस स्ट्रेंथ का या इस फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब करंट इज डायरेक्टेड एलोंग पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड एलोंग पॉजिटिव चार्ज। किसके एलोंग डायरेक्टेड हो गया, पॉजिटिव चार्ज के एलोंग डायरेक्टेड हो गया। ठीक है, और जब तब से मान लिया गया, अब उसी डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो अगर आपसे कोई पूछे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक्चुअली करंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो मान लिया गया कि हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन लेंगे, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है, इधर चलता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है नहीं, लेकिन अगर होता तो इधर चलता है। इसलिए यहां पर करंट का डायरेक्शन हम ये नहीं लेंगे, हम लोग करंट का डायरेक्शन इधर दिखाएंगे। अगर किसी रीजन में ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ऑर्डर्ड मोशन में है, वहां इलेक्ट्रॉन्स के वजह से करंट है, तो करंट का डायरेक्शन प्रैक्टिकली इधर ही होगा। बट कन्वेंशनली मान लिया गया कि करंट का डायरेक्शन अगर आपको दिखाना है तो आप हमेशा क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज मान के दिखाओगे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो एज्यूम करो कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर चलता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो इधर चलता है, तो इस डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन मान लिया आई। इसका मतलब जो हम लोग का वायर है, इस वायर में अगर हम करंट का डायरेक्शन ये दिखा रहे हैं तो एक्चुअली क्या होगा, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं जा रहा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वायर में जो करंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये हमेशा हम लोग के ब्रेन को, हम लोग के माइंड को कंफ्यूज कर देता है कि करंट का डायरेक्शन हम इधर दिखाते हैं लेकिन चार्ज इधर चलता है, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन की वजह से मान लिया गया कि करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ ही लेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर, लेकिन फिर हम करंट का डायरेक्शन मान रहे हैं इधर। ये माना हुआ चीज है, ये नेचर ने नहीं माना, ये हम लोग माने हैं कि करंट हम इधर मान रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ये मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज इधर नहीं जा रहा, चार्ज इधर जा रहा, वो इलेक्ट्रॉन जा रहा। ठीक है, तो इसीलिए तब से ये मान लिया गया कि करंट जब भी हमको डायरेक्शन शो करना होगा तो हम पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस किसको लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस मान के डायरेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम यहाँ रेफरेंस किसको मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो एज्यूम करो कि पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इधर चलता, इसलिए करंट का डायरेक्शन इधर मानेंगे। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग कहें यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, तो ये तो खुद ही वही रेफरेंस है, तो करंट का डायरेक्शन इस केस में किधर होगा, इधर होगा। इस केस में जहाँ दोनों चार्ज है तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट। तो ये याद रखना है आज के बाद कि करंट का डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को रेफरेंस लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये था बेसिक की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के
को कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तो स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, वो होता है एक्चुअली टोटल चार्ज, किसी उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं कहीं पर भी उस रीजन में, उससे हम डेल्टी टाइम तक कुछ देर तक देखते हैं, उससे कुछ चार्ज फ्लो करता है, उस टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम को हम लोग कहते हैं कि वही स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ है, उसका रेपिडिटी बताता है कि कितना अमाउंट का चार्ज कितनी रेपिडिटी से पास कर रहा है किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वो आई बताता है। जैसे 5 एम्पियर मतलब करंट धीरे धीरे, मतलब चार्ज इधर चल रहा है, करंट का सेंस इधर है, तो एक्चुअली अगर वायर है तो वायर में करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसमें 10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में बहुत फास्ट चल रहा है, तो ये जो आई है इसको आई कर रहे हैं और इसको भी आई कर रहे हैं, तो ये रेपिडिटी डिनोट करता है किस रेपिडिटी से उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये करंट का बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।